नमस्कार, मैं ओम प्रकाश मेहरडा आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान के पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार और हमारा टॉपिक रहेगा लोकतंत्र की समीक्षा के विशेष पक्ष। हमने पहले लोकतंत्र के बारे में अध्ययन किया। लोकतंत्र के बारे में हमने अध्ययन किया कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र का अर्थ, परिभाषा, लोकतंत्र के स्वरूप, लोकतंत्र के भेद, लोकतंत्र के गुण और दोष। हमने आज तक जो अध्ययन किया लोकतंत्र के बाद अर्थ एवं परिभाषाएं, फिर हमारा इसका स्वरूप के बाद हमने भेद, फिर विशेषताएं और लक्षण, विशेषताएं या लक्षण, फिर हमने लोकतंत्र के गुण और फिर दोष। ये टॉपिकों का अध्ययन हमने इससे पूर्व वीडियो में कर लिया, यानी हमने इसे अध्ययन किया अर्थ व परिभाषा, लोकतंत्र के स्वरूप, हमने 5 प्रकार का वर्णन किया, भेद 2 प्रकार किया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, विशेषताएं, लक्षण, गुण और दोष। अब तक हमने जो अध्ययन किया वो लोकतंत्र के इन टॉपिकों पे। आज हमारा जो अध्ययन का विषय है वो है लोकतंत्र की समीक्षा के विशेष पक्ष। लोकतंत्र की समीक्षा के विशेष पक्ष। लोकतंत्र की समीक्षा के विशेष पक्ष। लोकतंत्र की समीक्षा के विशेष पक्ष कौन कौन से है? लोकतंत्र की समीक्षा हम किन आधारों पर कर सकते हैं कि लोकतंत्र अच्छा शासन है या नहीं है, लोकतंत्र कैसा शासन है, इस बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं कि लोकतंत्र की शासन व्यवस्था कैसी शासन व्यवस्था है। इसका हम समीक्षा के पक्षों में करेंगे। हम लोकतंत्र की समीक्षा के लिए 2 पक्षों की बात करेंगे, 2 बिंदुओं की बात करेंगे। लोकतंत्र अयोग्यता का शासन, लोकतंत्र सर्वोच्च शासन। इसमें नंबर 1 आता है हमारा लोकतंत्र अयोग्यता का शासन। एक पक्ष तो यह है कि लोकतंत्र अयोग्यता का शासन है। दूसरा पक्ष ये है लोकतंत्र सर्वोत्तम है। दूसरा पक्ष क्या कहता है? लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन है। हमें 2 पक्षों का अध्ययन करना है। एक है लोकतंत्र अयोग्यता का शासन, दूसरा है लोकतंत्र सर्वोत्तम का शासन, लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन। इन विचारों की, हम दोनों विचारों की विवेचना करते हैं। दोनों विचार हमारे विवेचन योग्य हैं। एक बात जो ये कहता है लोकतंत्र अयोग्य, दूसरा कहता है सर्वोत्तम। हम दोनों विचारों की विवेचना कुछ बिंदुओं के आधार पर करेंगे। सबसे पहले करते हैं लोकतंत्र अयोग्यता का शासन। सबसे पहले कहते हैं लोकतंत्र अयोग्यता का शासन है। लोकतंत्र अयोग्यता का शासन है। हमारा प्रथम बिंदु ये है कि लोकतंत्र अयोग्यता का शासन है, लोकतंत्र अयोग्य लोगों का शासन है। अब इस जो विचार की जो परिभाषा दी उसमें अरस्तु, टेलीरेंट, लेकी, फगेट, न्यायाधीश जेम्स स्टीफन आदि ने लोकतंत्र की कटु आलोचना की है और उनके आधार पर किसी न किसी रूप से लोकतंत्र अयोग्यता का शासन कहा है। अब इन लेखों ने जो विचार पक्ष रखे, इन लेखों ने लोकतंत्र की अयोग्यता के पक्ष में जो विचार किए उसमें नंबर 1 है सामान्य जनता की एक शिक्षा और परिमाण। पहला इसमें है सामान्य जनता की अशिक्षा के परिणाम
सामान्य जनता की अशिक्षा के परिणाम अयोग्य बहुमत हो जाता है। अयोग्य लोगों का बहुमत हो जाता है। सामान्य जनता की अशिक्षा होती है जिसके परिणाम स्वरूप अयोग्य व्यक्तियों का अयोग्य बहुमत हो जाता है। इस सिद्धांत की बात करते हैं लोकतंत्रीय शासन इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक मत दिया जाना चाहिए, लेकिन योग्यता की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान नहीं होते। इस प्रकार लोकतंत्र में गुणों की अपेक्षा संख्या पर अधिक बल दिया जाता है, और संख्या पर अधिक बल देने से अयोग्य लोगों का प्रवेश हो जाता है। दूसरा है विशेषज्ञों द्वारा शासन शक्ति का प्रयोग। विशेषज्ञों द्वारा शासन शक्ति का प्रयोग। दूसरी अयोग्यता का तर्क ये है कि अविशेषज्ञ लोग इस शासन शक्ति में चले जाते हैं। अविशेषज्ञों द्वारा शासन शक्ति का प्रयोग चिकित्सा, भवन निर्माण, शिक्षक के समान ही शासन कार्य में एक कला है, लेकिन लोकतंत्र में शक्ति ऐसे व्यक्तियों के हाथ में आ जाती है जो शासन की कला से नितांत अनभिज्ञ होते हैं, जो शासन की कला से जानकार नहीं। लोकतंत्र में शासन की शक्ति ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होती है जो सर्वाधिक लोकप्रिय होते हैं, लेकिन लोकप्रियता और शासन की कला का ज्ञान दो मूल भिन्न तत्व हैं। वे विशेषज्ञ व्यक्ति शासन की शक्ति का उचित प्रयोग नहीं कर सकते। ये अविशेषज्ञ व्यक्ति शासन शक्ति का उचित प्रयोग नहीं कर सकते। इसके परिणाम स्वरूप लोकतंत्र अयोग्यता का शासन हो जाता है। नंबर 3, राजनीतिक दलों का कुप्रभाव। राजनीतिक दलों का कुप्रभाव। तीसरा अयोग्यता सिद्ध करने वाला तत्व है। तीसरा लोकतंत्र को अयोग्य बताने वाला तत्व है राजनीतिक दलों का कुप्रभाव। व्यवहार में लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है, और ये राजनीतिक दल आदर्शों की आड़ में स्वार्थ साधन के प्रयत्नों में संलग्न रहते हैं। वे सार्वजनिक हित की बात करते हैं, किंतु उनका एकमात्र उद्देश्य ये होता है सत्ता में आना। इसके अतिरिक्त सत्ता में आने के बाद राजनीतिक दल अपने समर्थकों को अनुचित लाभ पहुंचाते हैं और अनेक बार शासकीय पद पर भी योग्यता की अपेक्षा दलीय समर्थन के आधार पर प्रदान करते हैं। इन बातों के परिणाम स्वरूप लोकतंत्र में सर्वथा अयोग्यता और असमता के दर्शन होते हैं, और लोकतंत्र फीड तंत्र में परिणत हो जाता है। नंबर 4, योग्य व्यक्तियों का चुनाव से अलग रहना। नंबर 4 है योग्य व्यक्तियों का चुनाव से अलग रहना। सबसे मुख्य कारण लोकतंत्र की अयोग्यता का, लोकतंत्र अयोग्य होने का सबसे मुख्य कारण यह है, सबसे मुख्य पक्ष यह है कि लोकतंत्र में योग्य व्यक्ति चुनाव से अलग रहते हैं। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि जो भी सर्वाधिक योग्य व्यक्ति होते हैं वो चुनाव के पचड़े में नहीं आना चाहते। लोकतंत्र योग्यता व्यक्तियों की सेवा से वंचित रहने के कारण अयोग्यता का शासन हो जाता है। नंबर 5, चुनाव अयोग्यता का सबसे बड़ा कारण क्या है? चुनाव किसी मुद्दे पे नहीं होते, चुनाव में सिर्फ वाकपटु व्यक्तियों को विजय होती। नंबर 5, चुनाव में वाकपटु
व्यक्तियों की विजय। जो अच्छे अच्छे लक्ष्यदार भाषण देता है वो लोकतंत्र में विजय हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप योग्य व्यक्ति चुनाव में नहीं भाग लेते और इसके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, शासन अयोग्यता का हो जाता है। योग्य व्यक्ति चुनाव लड़े तो भी उनके विजय होने के अवसर कम होते हैं। सामान्यतः क्या है, चुनाव में ऐसे व्यक्तियों की विजय होती है जो वाग्वीर होते हैं, ऊंची ऊंची प्रतिज्ञाएं कर सकते हैं और अधिक से अधिक आश्वासन दे सकते हैं। नंबर 6, लोकतंत्र में विवेक के स्थान पर भावना को अधिक महत्व देने की जरूरत है। लोकतंत्र में विवेक के स्थान पर भावनाओं को अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति। लोकतंत्र में क्या होता है, विवेक के स्थान पर भावनाओं को महत्व दिया जाता है। लोकतंत्र के अंतर्गत विशेषतः चुनाव के समय विवेक लगभग गुप्त और भावनाएं अधिक प्रबल हो जाती है। यह स्थिति योग्य व्यक्तियों का चुनाव और शासन का कुशलतापूर्वक संचालन असंभव बना देती है। नंबर 7, लोकतंत्र में राजनीति को व्यवसाय बनाने की जरूरत है। लोकतंत्र में राजनीति को व्यवसाय बनाने की प्रवृत्ति। यानी लोग जब पूछते हैं ना किसी नेता से, छोटे नेता से, क्या करते हो, कि जी मैं MLA हूँ, मैं MP हूँ, मैं ये हूँ, यानी इसको व्यवसाय मानते हैं, समाज सेवा नहीं मानते। लोकतंत्र के अंतर्गत व्यक्ति ऐसे वर्ग का उद्देश्य हो जाता है जो राजनीति को व्यवसाय के रूप में अपनाता है। वे व्यक्ति अपने स्वार्थ साधना के लिए लोकतंत्र को दूषित कर देते हैं और असक्षम बनाने का कार्य करते हैं। ये तो है लोकतंत्र को अयोग्यता का शासन है। दूसरे ये कहते हैं, इसी में हमारा आ जाता है दूसरा कि लोकतंत्र अयोग्यता का शासन नहीं है। लोकतंत्र अयोग्यता का शासन नहीं। लोकतंत्र अयोग्यता का शासन नहीं है। लोकतंत्र पहले पक्ष जो कहते हैं लोकतंत्र अयोग्यता का शासन है, उसके अगेंस्ट आता है लोकतंत्र अयोग्यता का शासन नहीं है। क्यों नहीं है? सामान्य जनता प्राकृतिक बुद्धिमत्ता और साधारण ज्ञान से संपन्न होती है। इसका पहला कारण क्या है? सामान्य जनता प्राकृतिक ज्ञान बुद्धिमत्ता और सामान्य ज्ञान से संपन्न। पहला कारण यह है कि लोकतंत्र अयोग्यता का शासन नहीं है, क्योंकि सामान्य जनता प्राकृतिक ज्ञान बुद्धिमत्ता और सामान्य ज्ञान से संपन्न होती है। लोकतंत्र के आलोचकों द्वारा सामान्य जनता को सुस्त, उदासीन, अशिक्षित, स्वार्थी, संकुचित मनोवृत्ति पर बल देते हुए लोकतंत्र को अयोग्यता का शासन कहा। लेकिन सामान्य जनता के संबंध में यह धारणा नितांत भ्रमपूर्ण है। अपनी बौद्धिक सीमाओं के बावजूद ऐसी बहुत सारी प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, सामान्य ज्ञान और चतुराई होती है जिसके आधार पर इस बात का सही रूप से निर्णय कर सकते हैं कि उनके द्वारा किन व्यक्तियों को अपने नेता के रूप में चुना जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त साधारण जनता सरल, ईमानदार और संतुलित दृष्टिकोण वाली होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र अयोग्य लोगों का शासन नहीं है। दूसरा है, लोकतंत्र में वास्तविक प्रशासक विशेषज्ञों द्वारा होता है।
लोकतंत्र में वास्तविक लोकतंत्र में वास्तविक प्रशासन विशेषज्ञों द्वारा होता है। सबसे बड़ा जो तर्क है जो लोकतंत्र को अयोग्यता का शासन नहीं मानता, सबसे बड़ा जो तर्क है जो लोकतंत्र को अयोग्यता नहीं मानता, वह तर्क यह है कि लोकतंत्र में विशेषज्ञों का शासन नहीं मानते, लोकतंत्र में विशेषज्ञों द्वारा शासन किया जाता है। लोकतंत्र में वास्तविक प्रशासक विशेषज्ञों द्वारा होता है। ये वो लोग कहते हैं जो लोकतंत्र को अयोग्यता का शासन नहीं मानते। इसमें संदेह नहीं है कि जीवन के दूसरे क्षेत्रों के समान प्रशासनिक कार्य भी विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, विशेष विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, लेकिन लोकतंत्र में वास्तविक कार्य स्थायी रूप से नियुक्त विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। जनता या उनके प्रतिनिधि तो केवल इस बात का निर्णय करते हैं कि शासन कार्य के अंतर्गत क्या किया जाना चाहिए और कैसे किया जाना चाहिए, यह बात विशेषज्ञों पर छोड़ देते हैं। जनता प्रशासन के उद्देश्य निश्चित करती है और इन उद्देश्यों की प्राप्ति का कार्य विशेषज्ञ करते हैं। जहां तक प्रशासन के उद्देश्यों का संबंध है, इसका निर्धारण जनप्रतिनिधियों द्वारा ही सबसे अधिक ठीक प्रकार से किया जा सकता है, क्योंकि जनता की इच्छाओं, भावनाओं और आवश्यकताओं से वे सबसे अधिक अच्छे प्रकार से परिचित होते हैं। नंबर 3, बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा अधिक प्रभाव प्राप्त किया जाना संभव है। बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा अधिक प्रभाव प्राप्त किया जाना संभव है। अधिक प्रभाव प्राप्त किया जाना संभव। बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा अधिक प्रभाव प्राप्त किया जाना संभव। प्रजातंत्र यद्यपि प्रत्येक वयस्क व्यक्ति के एक मत की धारणा का प्रतिपादन करता है, लेकिन प्रजातंत्र के अंतर्गत नागरिकों को विचारों के कम योग्य व्यक्तियों को अपने विचार प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति अधिक प्रभाव प्राप्त कर लोकतंत्र को योग्यतम शासन के रूप में प्राप्त करता है। नंबर 4 जो ये कहता है कि लोकतंत्र अयोग्यता का शासन नहीं है, लोकतंत्र में योग्यतम व्यक्तियों को सेवा प्राप्त करना संभव है। लोकतंत्र में योग्यतम व्यक्तियों की सेवा प्राप्त करना संभव। दूसरा जो कारण है, चौथा जो कारण है जो यह कहता है लोकतंत्र अयोग्यता का शासन नहीं है, वो है लोकतंत्र में योग्य व्यक्ति को सेवा प्राप्त करना संभव है। लोकतंत्र में योग्य व्यक्ति को सेवा प्राप्त की जाती है, इस आधार पर उसे अयोग्य व्यक्तियों को शासन नहीं कहा जा सकता। योग्य और महत्वाकांक्षी व्यक्ति ही चुनाव लड़ते हैं। इसके अतिरिक्त वे चुनाव न लड़ना चाहे तो संसदीय शासन व्यवस्था वाले देशों में योग्य शासन व्यवस्था में संसदीय वाले देशों में द्वितीय सदन पाया जाता है, जिससे भारत में राज्यसभा है। तो द्वितीय सदन की वो सदस्यता प्राप्त कर लेते हैं और अध्यक्षात्मक शासन वाले राज्य में उन्हें मंत्री पद प्राप्त करने करके उनकी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त लोकतंत्र कहीं भी अयोग्यता के शासन पर प्रवृत्ति देखी जाती है तो उचित प्रकार से शिक्षा प्रचार द्वारा प्रजातंत्र में बुराइयों को दूर किया जा सकता है, उनको अच्छे प्रकार से समझने की शक्ति प्रदान की जा सकती है, बौद्धिक क्षितिज का विकास किया जा सकता है। अनेक पश्चिमी देशों में सुनियोजित शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा अशिक्षा की समस्या को समाप्त कर दिया गया है और नागरिकों को उच्चतम स्तर की स्थापना की गई है। वस्तुतः प्रजातंत्र की स्थापना का स्वाभाविक परिणाम क्या है? शिक्षा और राजनीतिक जागृति का उदय और विकास होता है।
ये हमारा पहला जो टॉपिक था, पहला जो टॉपिक था कि लोकतंत्र अयोग्यताओं का शासन है। इसमें हमने दो बातों को किया, लोकतंत्र अयोग्यता का शासन है, लोकतंत्र योग्यता का शासन है। अब हम दूसरा जो टॉपिक बात करते हैं वो लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन। दूसरा जो टॉपिक है हमारा लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन। लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन है। दूसरा जो टॉपिक हमारा ये कहता है कि लोकतंत्र, यानी हम लोकतंत्र की समीक्षा करते हैं तो पहला लोकतंत्र अयोग्यता का शासन है, दूसरा लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन है। पहला हमने किया लोकतंत्र अयोग्यता का शासन है, उसमें अयोग्यता के कारण है, योग्यता के कारण है। दूसरा है हमारा लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन। लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन की हम बात करते हैं, यदि एक लोकतंत्र में विरोधियों द्वारा उसे अयोग्य शासन का कहा जाए तो दूसरी ओर उसके समर्थक और प्रशासक सर्वोत्तम शासन की संज्ञा प्रदान करते हैं। लोकतंत्र सर्वोच्च शासन है या नहीं, इस संबंध में कुछ कहने से पूर्व द्वारा यह जान लिया जाना चाहिए कि सर्वोत्तम शासन किसे कहते हैं। सर्वोत्तम शासन की यद्यपि कोई निश्चित परिभाषा देना कठिन है, इस संबंध में पर्याप्त विचार भेद है, लेकिन फिर भी हम हमारी सामान्य धारणा, सामान्य अनुभव के आधार पर कुछ सर्वोत्तम शासन के लक्षण बता सकते हैं, जिसमें नंबर 1 है लोकतंत्र सर्वोच्च शासन इसलिए है कि श्रेष्ठ शासन व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी परिभाषा में आस्था रखते हुए व्यक्ति को साध्य और शासन का साधन मात्र समझता है। दूसरा है वह व्यक्ति उस समाज के सर्वांगीण विकास का प्रयत्न करता है और सार्वजनिक हित में वृद्धि करता है। तीसरा है वह जनमत के अनुसार कार्य करता है, कदापि अत्याचारपूर्ण ढंग नहीं अपनाता। नंबर 4 यह कार्यकुशलता और स्थायित्व के गुणों से युक्त होता है। यह सामान्य काल तथा संकट काल दोनों में पर्याप्त शक्तिशाली सिद्ध होता है। नंबर 5 यह संगठन की दृष्टि से सरल होता है, जिसे सामान्य व्यक्ति इसे समझ सके और इसके अनुसार कार्य कर सके। नंबर 6 यह व्यक्ति को नागरिक तथा नैतिक शिक्षा प्रदान करता है, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन है। यह राष्ट्रीय निर्माण के उत्थान में सहायक होता है। 7वां जो मुख्य पॉइंट है हमारा, जिसमें हम ये बात समझते हैं कि लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन है, यह साम्राज्यवाद तथा युद्ध विरोधी और विश्व शांति में आस्था रखने वाला होता है। यह समय और धन की दृष्टि से मितव्ययी होता है। इन कुछ और अधिक मात्रा में ये बातें जो हमने 8 टॉपिक निश्चित किए, जो हमने 8 टॉपिक पढ़े, उस बात को हम निश्चित करते हैं तो ये बात होती है कि लोकतंत्र के अंतर्गत वो 8 में से अधिकांश लक्षण पाए जाते हैं। कौन कौन से अधिकांश लक्षण पाए जाते हैं? व्यक्ति की गरिमा और गुणाई रखता है, जनमत के अनुसार कार्य करता है, कार्य कुशल और स्थायित्व के गुण होते हैं, संगठन सरल होता है और साम्राज्यवाद का विरोधी होता है और धन और समय की दृष्टि से मितव्ययी होता है। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो 8 लक्षण हैं, ये एक सर्वोत्तम शासन के लक्षण हैं और ये सारे के सारे लक्षण, ये 8 के 8 लक्षण लोकतंत्र में पाए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन है। लोकतंत्र का संगठन अपेक्षाकृत अधिक जटिल होता है, लेकिन वह जटिलता ऐसी नहीं होती जिसे समझा न जा सके। लोकतंत्रीय शासन को अपनाने में कुछ वर्षों बाद लोकतंत्रीय व्यवस्था सरल और अत्यंत दिलचस्प प्रतीत होती है। इसी प्रकार लोकतंत्र की अन्य शासन व्यवस्था की तुलना में अस्थायित्व पाया जाता है, लेकिन इस दृष्टि में रखा जाना चाहिए कि शासन में पूर्ण स्थायित्व की जड़ता और निरंकुशता समस्त लोकमत के अनुसार ही होती है। इतना अवश्य स्वीकार करना होगा कि लोकतंत्र समय और धन की दृष्टि से मितव्ययी नहीं हो सकता। लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है उसमें समय अधिक लगता है और धन अधिक लगता है। श्रेष्ठ शासन के उपयुक्त लक्षणों के अतिरिक्त लोकतंत्र में कुछ अन्य गुण भी होते विद्यमान है। लोकतंत्र शासन तथा शासित में जैसा संपर्क और सहयोग करता है, वैसा अन्य शासन व्यवस्था में कहीं भी संभव नहीं है। इस प्रकार हमने लोकतंत्र की जो समीक्षा है दो विचारों में की कि लोकतंत्र अयोग्यता का शासन है और लोकतंत्र को अयोग्यता के शासन को समझने के लिए, लोकतंत्र के अयोग्यता के शासन को समझने के लिए हम कुछ पॉइंटों का देखते हैं। फिर हमारा लोकतंत्र योग्यता का शासन है, उसमें कुछ पॉइंट पढ़े। फिर लोकतंत्र सर्वोच्च शासन है, इसमें हम 8 पॉइंटों की बात करें। तो हमने आज तक तो लोकतंत्र की बात की, हमने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा,
हमने अर्थ और परिभाषाओं के बारे में पढ़ा, हमने उसके स्वरूप के बारे में पढ़ा, भेद के बारे में पढ़ा, विशेषताएं लक्षण के बारे में पढ़ा, गुण के बारे में पढ़ा और दोष के बारे में पढ़ा। फिर हमारा मुख्य टॉपिक आया लोकतंत्र की समीक्षा के स्वरूप, उसकी समीक्षा किस प्रकार की जाए। समीक्षा के लिए हमने दो स्वरूपों की बात की। एक हमारा स्वरूप था लोकतंत्र अयोग्यता शासन है, दूसरा स्वरूप था लोकतंत्र सर्वोशासन। लोकतंत्र अयोग्यता शासन में हमने बात की तो सामान्य लोकतंत्र की अशिक्षा के परिणाम स्वरूप अयोग्य व्यक्ति को बहुमत हो जाता है। दूसरा आ जाता है अविशेषियों द्वारा शासन शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तीसरा आ जाता है राजनीतिक दलों का कूट। चौथा आता है योग्य व्यक्तियों को चुनाव से लग रहे हैं। पांचवा आता है चुनाव वाकपटु व्यक्तियों के विजय। नंबर छठा आता है लोकतंत्र में विवेक स्थान पर भावनाओं पर अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति। सातवां आता है लोकतंत्र में राजनीतिक को व्यवसाय बनाने की प्रवृत्ति। ये 7 गुण हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं लोकतंत्र है योग्य। फिर लोकतंत्र को योग्य किस प्रकार से कहा जाए कि लोकतंत्र को योग्य हम इसलिए कह सकते हैं कि सामान्य जनता को प्राकृतिक ज्ञान, बुद्धिमत्ता और सामान्य ज्ञान होता है, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र योग्य व्यक्तियों का शासन है। लोकतंत्र में सबसे ज्यादा योग्य व्यक्ति आते हैं। दूसरा आता है लोकतंत्र में जो वास्तविक शासन है वो विशेषज्ञों द्वारा संचालित किया जाता है। तीसरा जो आता है हमारा बुद्धिमान व्यक्तियों का अधिक प्रभावित किया जाता है। चौथा लोकतंत्र में योग्यतम व्यक्तियों की सेवा प्राप्त की जाती है। फिर लोकतंत्र को सर्वोच्च शासन कैसा है, दूसरी जो समीक्षा का बिंदु था लोकतंत्र सर्वोच्च शासन कैसा है, तो उसके 8 अन्य तत्व बताए कि जिसके आधार पर हम कह सकते हैं लोकतंत्र सर्वोच्च शासन है, क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा पर ध्यान देता है। दूसरा आता है समाज के सर्वांगीण विकास का प्रयत्न करता है। तीसरा आता है जनमत के अनुसार कार्य करता है। चौथा आता है कि कार्य कुशलता और स्थायित्व के गुण होते हैं। पांचवा आता है संगठन की दृष्टि से सरल होता है। और सातवां आता है नागरिकों को नैतिक शिक्षा प्रदान करता है। आठवां ये सांप्रदायिक और बुद्धि का विरोधी है। और आठवां है समय और धन की बचत होती है। इस प्रकार से हमने लोकतंत्र की समीक्षा की। लोकतंत्र किस प्रकार से योग्य है या अयोग्य है, या फिर लोकतंत्र की हम सर्वोत्तम शासन कैसे माने। थैंक यू, धन्यवाद।